गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हिमांशु वशिष्ठ। 6th चैप्टर हमारा चल रहा है डिमांड इलास्टिसिटी। उसमें 4th टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बारे में कल थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रो दिया था। डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग सिचुएशन, स्थितियाँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग कंडीशंस या अलग अलग डिग्री, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पहले ब्रीफली बता दूं। 3 सिचुएशंस हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूरी तरह से इलास्टिक डिमांड, कंप्लीटली। इन दैट सिचुएशन ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सेकंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। इन दैट सिचुएशन ED इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डिमांड कर्व। इन दिस सिचुएशन ED इज इक्वल टू 1। तो 1 by 1 करके हम इनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, we now discuss 3 distinct situations of elasticity of demand with reference to 3 distinct type of demand curve। 3 डिग्रीज हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, और अकॉर्डिंगली 3 तरह के ही डिमांड कर्व होंगे। दीज आर एज अंडर। सिचुएशन 1, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इस पोजीशन को, एक्स एक्सिस के पैरेलल, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ओके, अगर डिमांड कर्व एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। कैसे, अभी हम बात करते हैं। अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व भी कहते हैं। इट शोज ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, अनलिमिटेड। It is a situation when a small change in price of a commodity causes an infinite change in its demand। इस कंडीशन में प्राइस कांस्टेंट रहती है और कांस्टेंट प्राइस पर ही उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। जैसा कि आप इस कर्व में देखें, आप एक्स एक्सिस पर हमने लिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस। हमने माना प्राइस कितनी है, 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ पर 3 सिचुएशंस देखी, 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स। ओके, 4 रुपये पर ही 10 यूनिट्स, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है 20, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है 30, और प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है 30 से 20। मतलब कितनी चाहे इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी कि पूरी तरह से, हालांकि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये सिचुएशन जो है वो रियल मार्केट की सिचुएशन नहीं है। ऐसा रियल मार्केट में, रियल वर्ल्ड में नहीं होता है कि कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज ना आए और उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहे। बट इसको केवल एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को हमें पढ़ना होता है, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं अगर ऐसी सिचुएशन हो तो। लेकिन रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन होती नहीं है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन दैट सिचुएशन डिमांड कर्व विल बी पैरेलल to x axis or horizontal straight line, okay, and on the same price the demand will be either increase or decrease, okay। और अगर प्राइस के अंदर माइन्यूट सा भी चेंज आता है तो डिमांडेड क्वांटिटी है वो 0 हो जाती है इन द सिचुएशन ऑफ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। Thus, a small rise in price would lead to 0 demand for the commodity। Figure 2 illustrates the situation. D is a perfectly elastic demand curve parallel to x-axis, as I told. It shows that if price is slightly increased from ₹4, demand falls to 0। अगर 4 रुपये से थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि डिमांड जो है वो तो इसी से ही शो हो रही है, अगर 4 से ऊपर जाएगी तो डिमांड जो है वो 0 पर आ जाएगी।
at the prevailing price of ₹4, quantity demanded may be 10 unit, 20 unit, 30 units or any amount of the commodity. Hence, अतः elasticity of demand is infinity. ED is equal to infinity. We know slope of horizontal straight line is 0. हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो 0 होगा, क्योंकि डेल्टा क्यू तो हो रहा है, क्यू में तो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, लेकिन डेल्टा पी में कोई चेंज नहीं आ रहा है. डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू 0 अपॉन वट एवर कुछ भी आप लेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप है वो 0 है. वी ऑल्सो नो दैट ई डी 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. कल वाली क्लास में आपको बताया गया था, ये रहा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 अपॉन स्लोप. ओके, तो यहाँ पर हमने किया 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी अपॉन क्यू. अकॉर्डिंगली ई डी एट एनी पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व 1 अपॉन 0. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व 0 है, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया. 1 अपॉन 0 इंटू पी अपॉन क्यू. अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा इनफाइनाइट. तो पहली सिचुएशन हो गई परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. सेकंड सिचुएशन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस. ओके, ऐसी सिचुएशन में इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. इनइलास्टिक डिमांड का मतलब ये हुआ कि प्राइस में चेंज होने पर भी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो रहा है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड परफेक्टली. परफेक्टली यानी पूर्णतया. ओके, यहाँ पर आप देखें डिमांड कर्व आपको दिया हुआ है डी पैरेलल टू वाई एक्सिस और वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पर है, प्राइस जो है वो आपका वाई एक्सिस पर है. ₹4 प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 4 यूनिट. ₹2 पर भी क्वांटिटी डिमांडेड 4 यूनिट्स. इंक्रीज हो गई प्राइस, ₹6 पे पहुंच गया, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड 4 यूनिट्स. यानी कि प्राइस जो है बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पा रही है क्वांटिटी डिमांडेड को. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व. एंड इन दिस सिचुएशन ई डी इज इक्वल टू 0. तो एज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व इज नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व. इट शोज दैट ई डी इज इक्वल टू 0. इट इज अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड. ऐसी कंडीशन के अंदर प्राइस में चेंज आने पर क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता है. फिगर 3 इलस्ट्रेट द सिचुएशन. इन सच सिचुएशन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइक डी इन फिगर 3. ओके, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक वाली सिचुएशन है तो जो डिमांड कर्व होगा उसकी कंडीशन कैसी होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन. व्हेन प्राइस इज ₹2, डिमांड फॉर इज फॉर 4 यूनिट्स. ओके, व्हेन प्राइस राइजेस टू 4 to 6, प्राइस जो है 4 to 6 पे पहुंच गई, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट एट 4 यूनिट. तब भी ₹6 पर भी 4 यूनिट्स की डिमांड है. व्हेन प्राइस 4 यूनिट्स, हैंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0. ओके, इसको इन्होंने फॉर्मूला वाइज भी जस्टिफाई किया है. वी नो द स्लोप ऑफ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. तो डेल्टा पी तो है हमारे पास, बट डेल्टा क्यू इज 0. तो समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट. मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया गया है. तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इनफाइनाइट. वी ऑल्सो नो दैट ई डी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी अपॉन क्यू. तो अकॉर्डिंगली ई डी एट एनी पॉइंट ऑन डिमांड कर्व इज 1 अपॉन इनफाइनाइट इंटू पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 0. तो ये दूसरी सिचुएशन हो गई. हालांकि ये भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी है. रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि क्वांटिटी प्राइस के अंदर चेंज हो रहा है लेकिन उस चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज ना हो. लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्टली इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक, ये 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं. इनके बीच में 3 और सिचुएशंस होती हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है. लेकिन एक सिचुएशन जो है यूनिटरी इलास्टिक, ई डी इज इक्वल टू 1, ये आपको सिलेबस में है. हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इन दिस सिचुएशन जो डिमांड कर्व है. और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पर प्राइस का और क्वांटिटी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, टी, और सेकंड पॉइंट इज जे. किसी भी पॉइंट पर हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को कैलकुलेट करके किसी भी पॉइंट पर
हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो इलास्टिसिटी आएगी आपकी 1। और ऐसा कब होता है? जब डिमांड कर्व कौन सी टाइप का हो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। A rectangular hyperbola is a curve under which all rectangular areas are equal। जैसे कि T पॉइंट पर हमने रेक्टेंगुलर बनाया है, PTBO, ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक है ना। उसी तरह से J पॉइंट पर एक और रेक्टेंगुलर बनाएंगे, P1JEO। अब इन दो रेक्टेंगुलर्स का अगर हम एरिया निकालें तो इन दोनों रेक्टेंगुलर्स का एरिया जो है बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल आएगा टू ईच अदर। तो ऐसी सिचुएशन जिस डिमांड कर्व पर क्रिएट हो उस डिमांड कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व कहते हैं। इट्स नीड टू बी नोटेड दैट ईच रेक्टेंगुलर area under demand curve shows the total expenditure on the commodity, total expenditure P into Q। हर एक रेक्टेंगुलर जो है वो उस कमोडिटी पर जो पूरा कुल मिला के जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है, उसको बताता है। टोटल एक्सपेंडिचर को हम काउंट करते हैं P into Q से। Thus when the demand curve is rectangular hyperbola, total expenditure on the commodity remains constant। अगर डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो T पॉइंट लें या J पॉइंट लें या इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कोई दूसरा बीच में या कहीं पर भी पॉइंट लें, तो हर पॉइंट के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर है कमोडिटी पर किया जाने वाला वो इक्वल आएगा या कांस्टेंट रहेगा। नो मैटर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। मार्शल ट्रीट्स दिस एज ए सिचुएशन ऑफ यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर ऐसी सिचुएशन अगर मिलती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसी, तो उस कंडीशन के अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 होती है। इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया है उतना ही परसेंटेज चेंज डिमांडेड क्वांटिटी में आता है। यानी कि प्राइस जो है P1 से P इंक्रीज हुई तो जितना परसेंट इंक्रीज हुई 2%, 3%, 5%, उतना ही डिक्रीज जो है क्वांटिटी डिमांडेड E से B तक आने में होगी। और अगर इसका उल्टी बात करें, इन्वर्स बात करें कि प्राइस P से P1 डिक्रीज हुई तो जितनी परसेंट प्राइस डिक्रीज हुई क्वांटिटी डिमांडेड B से E तक आने में उतनी ही परसेंट इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब यह है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आर इक्वल व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। ओके, तो इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिमांड को फोकस जोन में फिर से इन्होंने एक बार से डिफाइन किया है। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज ऑफन कैटेगराइज एज इलास्टिक और इन इलास्टिक। फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक इफ ED इज ग्रेटर दैन 1। अगर ED की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन यूनिटी, इम्प्लाइंग दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर प्राइस की कमोडिटी की प्राइस के अंदर परसेंटेज चेंज ज़्यादा है और उस परसेंटेज चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाला परसेंटेज चेंज कम है तो वो मोर इलास्टिक कहलाएगा या मोर देन यूनिटरी इलास्टिक कहलाएगी। डिमांड इज इन इलास्टिक और जो दूसरी कंडीशन है ED इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी, implying that percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price of the commodity। इनइलास्टिक का मतलब ये हुआ कि प्राइस के अंदर परसेंटेज चेंज ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज कम है। ठीक है, तो ये आपकी 3 सिचुएशंस हो गई इलास्टिसिटी की। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड and unitary elastic demand। in this situation ED is equal to 1। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी मतलब मोर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी, इसको कौन डिटरमाइन करता है, कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि कमोडिटी जो है वो रिस्पॉन्ड ज़्यादा करेगी प्राइस चेंज को या कम करेगी या इक्वल करेगी, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।